हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल साइंस। सॉइल इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका कौन सा लैटिन वर्ड से लिया गया है? सोलम से, जिसका मतलब क्या होता है? ग्राउंड और फ्लोर। ठीक है। और फादर ऑफ सॉइल साइंस क्या है? वीवी दुकुचेव। सेकेंड इसका सेंटेंस है, फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस इन द वर्ल्ड इज़ वीवी दुकुचेव। अब ये ऐसा आप बोलोगे कि यार ये दो दो चीज़ क्यों लिखी है, क्यों लिखी गई है? क्योंकि कई स्ट्रीम में क्या होता है कि फादर ऑफ स्ट्रीम जो होता है वो एक होता है और फादर ऑफ मॉडर्न जो होता है वो कुछ और होता है। इसीलिए ये ऐसा दिया है कि दोनों जो है सॉइल साइंस के वो एक ही जन है। ओके। फिर फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस के फादर कौन है? डब्ल्यू लार्थर। पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन सॉइल साइंस से, सर एल्बर्ट हॉवर्ड। लॉ ऑफ मिनिमम किसने प्रपोज किया है? जेवी लेबिग ने किया है, 1840 में किया है। लॉ ऑफ ऑप्टिमम एंड लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया है, 1905 में दिया है। लॉ ऑफ डिमनाइजिंग रिटर्न मिस्चेरलिच, 1909। इन्वर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ एग्रोबायोलॉजी विलकॉक्स ने दिया है 1929 में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल, सबके अपन इंटरनेशनल ईयर मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ताकि उसकी इम्पॉर्टेंट मतलब उस ईयर में उसके लिए बहुत अच्छा काम किया गया हो या फिर किया जाएगा, दैट इज़ अपन उसको इंटरनेशनल ईयर मनाते हैं। और सॉइल का इंटरनेशनल ईयर क्या है? 2015। इसकी थीम क्या थी? हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी लाइफ। ठीक है। अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है सॉइल साइंस की। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, NC ब्रैडली। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी। इसके तो सारे एक एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सारे ध्यान से देखना। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल साइंस, NC ब्रैडली ने दिया है। द सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर, टिस्डल, नेल्सन, हैवलिन, बिटन। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइज़र बुक के ऑथर कौन है? तो वहाँ पे लिखा रहेगा टिस्डल नेल्टन। सारे में कंफ्यूज मत है ना। और अगर सारे का नाम दिया है तो ऑल ऑफ दीज दिया होगा और उसका ऑप्शन टिक करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस, विश्वास एंड मुखर्जी एंड इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस, DK दास। देखो जब अपन फर्स्ट ईयर में रहते हैं, जब अपन इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस पढ़ते हैं, मतलब जब अपन सही में अपने कोर्स का नाम ही यही है, तब जो अपन पढ़ते हैं वो DK दास पढ़ते हैं। लेकिन जब अपन MSc मास्टर्स एंट्रेंस के लिए जब पढ़ते हैं तो वो जो बुक पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस, विश्वास एंड मुखर्जी। ठीक है। अब साइलेंट स्प्रिंग, ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रकेल कार्सन, 1962 में दिया था उसने ये बुक को। इसमें उन्होंने बताया था कि अपन जो DDT वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी वजह से कितना आगे नुकसान हो सकता है। और कुछ सालों बाद DDT बैन कर दिया गया था। फर्टिलाइज़र न्यूज़, FAI, फर्टिलाइज़र अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ये एक मैगज़ीन है जो कि FAI फर्टिलाइज़र अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में जो फर्म है वहाँ से पब्लिश होती है। यूपी हैज़ हाईएस्ट टोटल फर्टिलाइज़र कंजप्शन, यूपी में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र कंजप्शन होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में जितना भी फर्टिलाइज़र कंजप्शन होता था, टोटल फर्टिलाइज़र कंजप्शन इन इंडिया, उसका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी में। ठीक है। अब ये बोल रहा है लार्जेस्ट इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र इन इंडिया इज़ पोटैश फर्टिलाइज़र, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाने वाला फर्टिलाइज़र इंडिया में। इम्पोर्ट मतलब मंगाया जाने वाला कौन सा है? पोटैश फर्टिलाइज़र। इन इंडिया द NPK रेशियो बीइंग यूज्ड, इंडिया में NPK यूज़ कितना किया जाता है? 6.5, 2.5 एंड 1। ठीक है। और जबकि यूज़ कितना किया जाना चाहिए? 4:1। अब अपन देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस है ना, कौन कौन सी ब्रांच है। अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि दो ब्रांच अपने को दिख रही है, पीडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी। पीडोलॉजी क्या होता है कि नेचुरल बॉडी ऑफ सॉइल, मतलब अपन बता रहे हैं कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है। अपन उसके ओरिजिन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसका क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि ये सॉइल है, ऐसी सॉइल है, इसमें ये पार्टिकल्स हैं। ये सब जो आ जाएगा ये पीडोलॉजी में आ जाएगा। और इडेफोलॉजी क्या होता है कि नेचुरल हैबिटेट ऑफ सॉइल फॉर प्लांट। इसमें क्या स्टडी करते हैं? सॉइल की प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड। मतलब स्टडी करते हैं कि अगर इस सॉइल में अपन प्लांट को ग्रो करेंगे तो ग्रोथ कैसी होगी, यील्ड कैसी होगी, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, दैट इज़ अपना इडेफोलॉजी। अब अपन देख रहे हैं सॉइल सर्वे एंड ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे पढ़ते हुए मिले थे तो मैंने उसे नोट कर लिया था। सॉइल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन, किसके बेस पे कर रहे हैं? सॉइल सर्वे और क्लासिफिकेशन हॉरिजन के बेस पे। हॉरिजन क्या है अपन देखेंगे।
हीट ट्रांसफ़र इन सॉइल इज़ मेनली ऑकर थ्रू, हीट ट्रांसफ़र किसके द्वारा होती है, कंडक्शन के थ्रू, है ना। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पॉट सॉइल क्या होता है। पॉट सॉइल एल्कलाइन सॉइल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब अगर कोई एल्कलाइन सॉइल है और उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रेजेंट है उस सॉइल को अपन पॉट सॉइल कहते हैं। ये भी किसी इसका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं सॉइल कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन, सॉइल का क्या क्या कंपोजिशन है और सॉइल कैसे फॉर्म हुई है। अपन देखते हैं सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल दैट इंडिकेट डिफरेंट लेयर। ठीक है, वर्टिकली, ये जो मान लो कि अपन बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ से बैठ के नीचे देख रहे हैं, तो अपन देखेंगे कि पहले ओ हॉरिजन आता है, फिर ए हॉरिजन आता है, फिर बी सी एंड आर, है ना। ये अपने हॉरिजन से सॉइल के, और ये जो पूरे हॉरिजन मिला के एक ये सॉइल प्रोफाइल बनता है अपना। ठीक है, अब हॉरिजन क्या होता है, डिफरेंट लेयर इन सॉइल प्रोफाइल विच आर सिमिलर इन कंपोजिशन एंड अदर प्रॉपर्टीज़। क्या होता है कि अगर डिफरेंट लेयर्स है सॉइल प्रोफाइल की, हॉरिजन क्या है, डिफरेंट लेयर है सॉइल प्रोफाइल की विच आर सिमिलर इन कंपोजिशन, जो कि सिमिलर है कंपोजिशन में। एक लेयर है उसमें उसका कंपोजिशन सेम होगा, उसकी अदर प्रॉपर्टीज सेम होगी, दैट इज़ सॉइल प्रोफाइल, दैट इज़ हॉरिजन, जो मिलके सॉइल प्रोफाइल बनाती है। अब अपन देखते हैं कौन कौन सी हॉरिजन होती है। ओ हॉरिजन होती है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड आर हॉरिजन। अब इनका बताती हूँ। ओ हॉरिजन क्या होता है, ऑर्गेनिक हॉरिजन होती है। ये जो रहती है मोस्टली फॉरेस्ट सॉइल में मिलती है, देखने को मिलती है, अपर मोस्ट हॉरिजन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं ए हॉरिजन होती है, इसको एलुवियल और सरफेस हॉरिजन भी कहा जाता है। इलुविएशन प्रोसेस क्या है, वॉशिंग आउट और मैक्सिमम लीचिंग टेक्स प्लेस। क्या होता है, ए हॉरिजन जो है वो मोस्टली कहाँ, सरफेस, मतलब जो कल्टिवेटेड सॉइल है उसकी जो सरफेस हॉरिजन होती है उसको अपन ए हॉरिजन बोलते हैं। इलुविएशन प्रोसेस यहाँ पे होती है, ए हॉरिजन में क्या हो रहा है, इलुविएशन प्रोसेस। इलुविएशन प्रोसेस क्या है, वॉशिंग आउट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब ए हॉरिजन देखो, अब जैसे अपन क्या कर रहे हैं, सॉइल के अंदर जा रहे हैं ऐसे, यहाँ से इलुविएशन, पहले अपनी ओ हॉरिजन आ गई, ठीक है, कहाँ होगी, सिर्फ फॉरेस्ट सॉइल में होगी। अब हर जगह फॉरेस्ट सॉइल तो रहेगी नहीं, क्योंकि कल्टीवेशन के कारण वो जा चुकी है, मतलब वो धीरे धीरे इरोज हो गई है ना, इरोजन हो गया है। तो अब बची क्या, ए हॉरिजन। अब ए हॉरिजन में है न्यूट्रिएंट्स अगर ए हॉरिजन में है तो कोई भी चीज़ अगर जैसे किसी की भी अपन बात कर ले, तो ये अगर यहाँ से निकल रही है, जैसे न्यूट्रिएंट्स यहाँ से निकल रहा है, तो कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, बी हॉरिजन में। अब अपने को ये याद रखना है कि इसको टर्म क्या दी गई है। अपने को पता है कि ए हॉरिजन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं। इलुविएशन प्रोसेस जो है वो ए हॉरिजन से न्यूट्रिएंट निकलने को कहा जाता है, वॉशिंग आउट, है ना। और बी हॉरिजन में न्यूट्रिएंट्स आते हैं, दैट इज़ वॉशिंग इन। और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है, इलुविएशन प्रोसेस। दोनों नाम भी इम्पॉर्टेंट है कि इलुविएशन प्रोसेस होता है, इलुविएशन प्रोसेस का मतलब होता है वॉशिंग आउट, और इलुविएशन प्रोसेस कहाँ होती है, ए हॉरिजन में होती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखना, ठीक है। अब बी हॉरिजन क्या है, इलुवियल और सब सरफेस हॉरिजन। इसको सरफेस हॉरिजन कहते हैं और इसको सब सरफेस हॉरिजन कहते हैं। इलुविएशन प्रोसेस, वॉशिंग इन, ठीक है, यहाँ पे इलुविएशन होती है, मतलब मैंने अभी बताया कि वॉशिंग इन जो प्रोसेस होता है उसको टर्म दी गई है इलुविएशन एंड इलुविएशन। देख लेना किसको इलुविएशन पढ़ना है, किसको इलुविएशन पढ़ना है, और उस हिसाब से आप याद कर लेना। अभी अपन देखते हैं कि सी हॉरिजन क्या होती है। सी हॉरिजन जो होती है वो पेरेंट हॉरिजन होती है, अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर। देखो यहाँ पे क्या है कि मिनरल्स और सारी एक्टिविटीज़ चलती रहेगी, यहाँ पे क्या है कि एक्टिविटीज़ जो है वो कम चलेगी, इसीलिए इसको अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर होता है ये, है ना। अब बेडरॉक क्या है, बेडरॉक, आर हॉरिजन जो होता है वो बेडरॉक होता है, ठीक है। मतलब ये 5 अपनी हॉरिजन्स हो गई। आर हॉरिजन क्या है, हॉरिजन बिलो सी हॉरिजन विद बेडरॉक। इसमें क्या होता है कि बेडरॉक होता है, रॉक्स बहुत सारी होती है। ई हॉरिजन और A2 हॉरिजन, ई हॉरिजन क्या है, पार्ट ऑफ ए हॉरिजन वेयर मैक्सिमम लीचिंग टेक्स प्लेस। अब क्या कर दिया है इनने कि ये जो ओ हॉरिजन तो ओ है, जिसमें ऑर्गेनिक है वो ओ हो जाएगा। ए हॉरिजन इसको भी उनने वो कर दिया है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, A1 A2 और A3, है ना। तो A1 तो सबसे ऊपर वाला हो गया, A2 इससे क्या होता है कि मैक्सिमम लीचिंग यहाँ से होती है, तो इसलिए इसको A2 बोल दिया, और A2 को अपन ने नया नाम दे दिया ई हॉरिजन, ठीक है,
कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो पार्ट्स क्या क्या अपने A1 है, A2 है और A3 है। अब A1 क्या है, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर है ए हॉरिजन की। A2 क्या है, जहाँ से लीचिंग होती है। और A3 क्या है, अब इस 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसके नीचे क्या है, B है, B को भी डिवाइड किया होगा तो वो भी B1 B2 और B3 में होगा, है ना। तो A3 जो है वो क्या होगा, B2 को ज्वाइन करने वाली लेयर है, मतलब यहाँ से B2 स्टार्ट होगा तो ये इंटरमीडिएट लेयर आ जाएगी, है ना। तो ऐसे ही अपने को ये याद रखना है कि ये जो A2 हॉरिजन है वो पार्ट है ए हॉरिजन का, इसको अपन E हॉरिजन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है E और A2 हॉरिजन, इसको अपन E हॉरिजन भी बोलते हैं, जहाँ से मैक्सिमम लीचिंग होती है। अब मास्टर हॉरिजन, ये जो सारी हॉरिजन्स है, कहाँ तक की, यहाँ तक की, इन सबको मास्टर हॉरिजन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ए के बाद ई अपन लिख लेते हैं तो वो अपने मास्टर हॉरिजन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि आर को क्यों नहीं लेते, क्योंकि आर जो रहता है ना बेड रॉक रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने से सिमिलर हो नहीं हो, तो इसको अपन मास्टर हॉरिजन में नहीं लेते, उनका कोई क्राइटेरिया होगा। जैसे अपन ए और बी को सोलम बोल देते हैं, ABC को रिगोलिथ बोल देते हैं, और ये OAE इन सबको मिला के वो क्या हो जाता है, देखो ये क्या हो गया अपना सोलम, दोनों मिला के ना। चलो अच्छे से लिखते हैं, AB मिल के क्या बना रहे हैं, सोलम, है ना। और ABC मिलके क्या बना रहे हैं, रिगोलिथ। और OABC, ठीक है, E जो है वो A में ही आ गया, A2 जो है वो, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, मास्टर हॉरिजन। तीनों चीज़ क्लियर हो गई है। अब आगे पढ़ते हैं ना, वो पता है लिखा है शायद यहाँ पे। हाँ, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ओके, इलुविएशन, मैं इसे इलुविएशन पढ़ती हूँ क्योंकि क्या होता है कि ये ई बना हुआ है और ये आई बना हुआ है, और आई से इन भी होता है, तो मुझे ये याद करने में इजी रहता है, ठीक है। अब क्या हो गया, अपन देखते हैं इलुविएशन क्या होता है। मैंने पहले ही बताया था, वॉशिंग आउट होता है। और लीचिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ क्या, न्यूट्रिएंट्स का एक लेयर से दूसरी लेयर में जाना इज लीचिंग, है ना। तो प्रोसेस ऑफ वॉशिंग आउट, लीचिंग ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। लीचिंग मतलब वॉशिंग आउट क्या हो रहा है, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो नीचे जा रहे हैं। वॉशिंग आउट सिलिकेट, क्ले, ऑक्साइड ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, ह्यूमस, सॉल्ट, कार्बोनेट ETC बाय डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए हॉरिजन। अगर वाटर के साथ कोई न्यूट्रिएंट ए हॉरिजन से नीचे की तरफ जा रहे हैं सॉइल में, तो वो क्या हो जाएंगे, वो प्रोसेस इलुविएशन कहलाएगी, ठीक है। अब आइलुविएशन क्या होता है, आइलुविएशन वॉशिंग इन, अब ए हॉरिजन से निकल रहा है, उसके नीचे बी हॉरिजन है, तो ए से निकल के बी में ही जाएगा ना। वैसे ये है कि ए से निकल के बी में आ रहा है, वॉशिंग इन और एक्यूमुलेशन, प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लीचिंग और लीच्ड मटेरियल फ्रॉम ए हॉरिजन टू बी हॉरिजन, ठीक है। पहले मुझे याद नहीं होता था, मुझे बहुत मेहनत लगी थी इसको समझने में, इसलिए मैं भी आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको पढ़ने के बाद, वैसे वैसे ये क्लियर होते जाएगा। सोलम क्या होता है, A+B हॉरिजन बताया था अभी कि A+B हॉरिजन कलेक्टिवली इसको सोलम बोलते हैं, ट्रू सॉइल बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या है, सॉइल की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो यहीं पे होती है, ठीक है। सॉइल की एक्टिविटीज़ मतलब माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, वॉशिंग इन, वॉशिंग आउट। एक सॉइल जो बोलते हैं ना अपन, वो A और B को ही बोलते हैं, और इसीलिए इसको सोलम कहा जाता है। रिगोलिथ क्या है, रिगोलिथ तीनों जो लेयर अपनी ABC हॉरिजन, द लेयर ऑफ लूज रॉक लाइंग ऑन द बेड रॉक के ऊपर की जितनी भी लेयर्स है उसको क्या बोल रहे हैं, रिगोलिथ बोल रहे हैं। कंस्टिट्यूटिंग द सरफेस ऑफ लैंड सॉइल, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, सरफेस सॉइल, टॉप सॉइल। सरफेस सॉइल, टॉप सॉइल क्या होता है, अपर मोस्ट लूज ब्राउन कलर की जो सॉइल है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसकी डेप्थ क्या हो सकती है, सरफेस सॉइल की डेप्थ क्या हो सकती है, 0 to 15 हो सकती है और 0 to 25 हो सकती है, ठीक है। ये क्या हो गई, अपनी सरफेस सॉइल हो गई। टॉप सॉइल सरफेस सॉइल होती है, लूज ब्राउन कलर की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो सरफेस सॉइल होती है, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है विद वेरिंग डेप्थ क्या हो सकती है इसकी, 0 to 15 और 0 to 25 सेंटीमीटर।
फरो स्लाइस ओवन ड्राई वेट ऑफ 1 हेक्टेयर लैंड विथ 15 सेंटीमीटर डीप डेप्थ। अगर 15 सेंटीमीटर डेप्थ है उसकी ओवन ड्राई वेट अगर लेंगे अपन 1 हेक्टेयर सॉइल का, वो है 2.25 इंटू 10⁻6 kg पर हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिलेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। फर्स्ट 15 सेंटीमीटर लेयर ऑफ लैंड विच इज़ प्लाउड फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, जो अपन प्लाउ करते हैं कल्टिवेशन के लिए, उसका फर्स्ट 15 सेंटीमीटर का अगर अपन वेट लेंगे तो कितना होगा 2.25। सब सरफेस सॉइल रिलेटिवली कॉम्पैक्ट येलो कलर सॉइल लेयर बिलो सरफेस सॉइल। कॉम्पैक्ट येलो सब सरफेस सॉइल अपन ने पढ़ा था, सरफेस सॉइल क्या है, ए है, ए हॉरिजन। सब सरफेस सॉइल क्या है, बी हॉरिजन। और ए हॉरिजन जो रहती है अपर मोस्ट लूज ब्राउन कलर की सॉइल होती है, और ये जो सब सरफेस हॉरिजन जो रहती है वो रिलेटिवली कॉम्पैक्ट येलो कलर की होती है, और ये अपना क्या सरफेस सॉइल के नीचे होती है, ठीक है। अब ये अपना कुछ बताया, रेशियो ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस इन द आइडियल सॉइल इज 2:1, ठीक है, ये तो अपने को पता है, अगर और अपन आगे भी पढ़ेंगे इसे। अब ये बोल रहा है वेदरिंग क्या होती है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक एंड मिनरल इनटू अनकंसोलिडेटेड मटेरियल लाइंग ऑन अर्थ सरफेस। क्या हो रहा है कि ये वेदरिंग एक नेचुरल प्रोसेस नेचुरली हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि ब्रेक डाउन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉइल रॉक का मिनरल में रॉक एंड मिनरल इनटू अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। अनकंसोलिडेटेड क्या होता है, सॉलिड, अनकंसोलिडेटेड मतलब सॉलिड से वो ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज़ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, है ना। इट इज़ फिजियोकेमिकल फिनोमिना। अब ये फिजियोकेमिकल फिनोमिना क्यों है, क्योंकि फिजिकल रिएक्शन इसमें क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेशन, चीज़ें पानी के प्रेशर से या फिर किसी भी प्रेशर से टूट रही है, दैट इज़ डिसइंटीग्रेशन। एंड केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन हो रही है माइक्रोब्स की हेल्प से, दैट इज़ इसलिए इसको वेदरिंग पूछा जाता है कि वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल फिजिकल फिनोमिना, केमिकल फिनोमिना, और बोथ फिजिकल एंड केमिकल फिजियोकेमिकल फिनोमिना, ठीक है, इसलिए याद करने वाली चीज़ है। और ये डेफिनेशन एज इट इज़ पूछी जाती है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक एंड मिनरल इनटू अनकंसोलिडेटेड मटेरियल लाइंग ऑन अर्थ सरफेस, इसको वेदरिंग बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ याद मतलब ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मिनरल परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट एंड सॉइल, अर्थ क्रस्ट और सॉइल में अपन देखते हैं, ये अर्थ क्रस्ट का है और ये सॉइल का है। पूछा जाता है, हाँ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, तो वो अपना फेल्डस्पार होगा, और सॉइल में तो वो अपना क्वार्ट्ज होगा, ठीक है। बाकी ये अगर क्वांटिटी आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं, उससे इजी हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन इससे दो ही पूछे जाते हैं कि अगर अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिनरल पाया जाने वाला कौन सा है तो फेल्डस्पार है, और सॉइल में अगर सबसे ज़्यादा कोई मिनरल पाया जाता है तो वो कौन सा है, तो वो है क्वार्ट्ज है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। एलिमेंटल कंपोजिशन, अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट की बात करें, अभी क्या बात कर रहे थे अपन, मिनरल की बात कर रहे थे, अब अपन बात करते हैं एलिमेंट की। अब इसमें दो चीज़ याद करनी होती है। मैंने क्या किया कि इसको शॉर्ट फॉर्म मतलब इसका फर्स्ट वर्ड लेके अपन ने एक वो बता दिया, ओसाइकस पीएम, है ना, तो याद रहेगा अपने को एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है। अब अपने को देखना पड़ेगा, ओ से क्या है, ऑक्सीजन है, एस से क्या है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आई से आयरन, ओ साइकस है ना, सी से कैल्शियम, एस से सोडियम, पी से फॉस्फोर, पी से पोटेशियम एंड एम से मैग्नीशियम, है ना। ये अपने को याद रखना है। देखो बात की जो है ना वो उतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन याद रखने की ज़रूरत कहाँ से रहती है, यहाँ से, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विच एलिमेंट है, मतलब अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है। अगर उसने सिर्फ पूछा कि एलिमेंट कौन सा है, दैट इज़ ऑक्सीजन, है ना। और अगर उसने पूछा कि विच एलिमेंट, और अगर उसने बोला विच नॉन मेटल इज़, हाँ नॉन मेटल पूछता है कि विच नॉन मेटल विच इज़ हाईएस्ट इन अर्थ क्रस्ट इज़ ऑक्सीजन, नॉन मेटल है जो कि हाईएस्ट है अर्थ क्रस्ट में। और अगर वो पूछता है कि विच मेटल विच इज़ हाईएस्ट इन अर्थ क्रस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। ये बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 1-1.5 साल 2 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, तब जाके मुझे इतनी चीज़ें पता चली कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत पढ़ा मैंने, तब जाके मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे याद किया जाता है, तो आप लोग इस चीज़ को याद करिएगा ध्यान से। ऑक्सीजन नॉन मेटल है अपना, और एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स लॉट फॉर योर काइंड अटेंशन, ओके।